मेरे मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम एवं उनके हृदय में विराजमान सभी आचार्यों और धर्ममंत्री को मैं सशक्त प्रणाम करता हूँ। मैं आशुतोष आज आपके बीच में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा और मैं अपनी बात उतने ही समय में खत्म करूंगा जितने समय में एक आयुर्वेद इस किसी व्याधि का अंत करता है। तो मैं उसी समय में अपनी बात को भी अंत करूंगा। तो आइए देखते हैं हमारा आयुर्वेद कितने समय में अंत करता है और आप कितने समय तक संयम बना के रखते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है वो जब स्टार्ट होगी हम करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा आज का टॉपिक है क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ संहिता। हालांकि मैं एमडी संहिता नहीं हूँ, पर जैसा कि आज भी मुझे पता लगा कि त्रिपाठी सर ने हम सुबह मिले तो सर ने बताया कि हम जब भी महेश सर से मिलते हैं तो वो दिव्य सागर है हमारे इस चीज के। तो हमारा भी सेकंड ईयर में सर ने ही वाइवा लिया था और सर ने मेरा वाइवा ऐसे नहीं किया था ये श्लोक सुनाओ वो श्लोक सुनाओ। मैं एक इंसिडेंट आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा वहां से वो टर्निंग पॉइंट था। सर ने मुझसे पूछा था बेटा ये बताओ जो आचार्य चरक ने वातल प्रमेय के 6 भेद बताए हैं वो कहाँ है। तो सर ने वहां पे क्वेश्चन घुमाया कि वातल प्रमेय के तो 4 भेद हैं, पर सर ने मुझसे कहा कि 6 भेद जो बताए गए वो बताओ। तो मैंने कहा सॉरी सर 6 भेद बताए गए हैं और कितने प्रमेय के बताए गए हैं, वातल के 4 बताए गए। तो सर ने मेरा एक ये क्वेश्चन था। दूसरा मैंने कहा कि चलो तुम्हारा टॉपिक क्या है। तो हम एक क्लास लेके जाते थे तो मैंने कहा सर मेरा टॉपिक आज का यवागु है। तो बोले यवागु तीसरे चैप्टर में बताए गए हैं सूत्र स्थान के और 32 बताए गए हैं। तो मैंने कहा सर ये टॉपिक ही था। तो मैंने कहा सर 28 यवागु बताए गए हैं जिसमें कि 22 मुख्य तौर पे हैं और सेकंड चैप्टर में बताए गए हैं। तो वो चीज ने मुझे सिखाया कि चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है और समझ के अगर चलेंगे तो शायद कभी हमें वो चीज मार नहीं देगी। और वो चीज से मैं सीखते हुए 3 साल से लगातार जो मेरे जूनियर हैं उनको मैं हमेशा जितनी भी हो सकती है मेरे तौर से समझाने की कोशिश करता हूँ। पढ़ाना तो मेरे गुरुजन है, मैं भी देखता ही कैसे पढ़ते हैं, पर मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ग्रंथ जैसे दिखते हैं जितने मोटे दिखते हैं वो ऐसे होते नहीं है। तो मेरी स्लाइड में आप देख रहे होंगे अतः जो कि हमारे किसी भी अध्याय की प्राथमिकता होती है अध्याय अथा अपने आप में संपूर्ण सूत्र है मंगलाचरण। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे हम तो हमारी 3 संहिताएं मुख्य तौर पर हम रत्नत्रयी ग्रंथ में अपने देखते हैं जो कि हमारी संहिताएं हैं। कौन कौन सी है तो देखिएगा, देखते हैं चरक संहिता, आपकी शिशु संहिता और हमारी अष्टांग संहिता। तो ये हमारी रत्नत्रयी ग्रंथ है। इन्हीं के द्वारा हम जानेंगे कि क्लिनिकली हमें क्या समझाते हैं। मैंने ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, छोटी सी बातें हैं, छोटी सी बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ेंगे तो यही 3 संहिता में क्या बताती है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेशन का कहीं वर्णन है? ठीक है, त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा, षड्विध परीक्षा, सारी परीक्षाएं हमें दी गई है। पर जो इन्वेस्टिगेशन का मुख्य आधार है तो मुख्य आधार में आगे हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं एक इमेज है यहाँ पर, ये मुख्य आधार इन्वेस्टिगेशन का जो है ये माइक्रोस्कोप नहीं है। तो इसलिए अगली स्लाइड प्लीज। तो मैं पूछूंगा आपसे बताइए सर्वप्रधान इंद्रिय कौन सी है हमारी। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कोई भी जोर से बता दे। सर्वप्रधान इंद्रिय नेत्र, नेत्र यानी कि चक्षु इंद्रिय। बिल्कुल सही बात है, चक्षु इंद्रिय हमारी सबसे प्रधान है। अब मैं बैक स्लाइड में वापस जाऊंगा तो आप देखेंगे पीछे एक बार स्लाइड लोगे तो पीछे की स्लाइड में आप देखोगे कि माइक्रोस्कोप है। पीछे वाली स्लाइड में देखेंगे तो उस माइक्रोस्कोप को अगर मैं रखूं और उस व्यक्ति की आंखें सही नहीं होती तो क्या वो किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कर पाते, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर पाते? नहीं कर पाते। तो अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखिएगा, इससे आगे देखिएगा हमारे शुद्ध शुद्ध का लक्षण इस पट्टिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुमम मधुरम मधुरम निश्चय। तो मतलब आचार्यों ने हमारे बताया कि आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं है। आप केवल शुक्र को देखकर, उसका वर्ण देखकर, उसकी चीजें देखकर आप बता सकते हैं कि ये जो आपका शुक्र है फर्टाइल होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हमें ओलिगोस्पर्मिया, एस्पर्मिया ये सब चीजें जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे आचार्य शिशु कितना कह सकते हैं कि प्रोफेशनली बता रहे हैं कितने साल पहले विदाउट माइक्रोस्कोप स्टडी के हम बता सकते हैं कि देखिए कि हमारे शास्त्र कितने ज्यादा अपने आप में प्रैक्टिकल है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। तो आगे देखिएगा हमारे वैद्य हैं जो कि अपने पेशेंट को दवाई दिए हैं। अब जब पेशेंट को दवाई दिए हैं तो पेशेंट ने आगे बढ़ेंगे तो पेशेंट को चेक करा, दवाई दी, आगे बढ़ो। तो पेशेंट को दवाई अच्छी नहीं लगी, पेशेंट ने मना कर दिया दवाई नहीं खानी। वो दिया था कुछ भी तो मना कर दिया कि आगे कि वैद्य जी मैं ये दवाई नहीं ले सकता। तो आचार्य टेंशन में आ गए, वैद्य जी टेंशन में आ गए कि यार टेंशन ये है कि दवाई यही देनी है तो दे कैसे। तो जब वो बैठे मंथन कर रहे थे उनको ध्यान आ गया
हमने जब आगे बढ़े तो हमें याद आ गई कि हमने चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 4 षड विवेचनी शताशक्ति अध्याय में पंचविध कषाय का पढ़ी है। तो हम वहां पर अपनी इनको स्वरस से तो पसंद नहीं है ना, इनको मैंने जो स्वरस दिया वही तो पसंद नहीं है ना, क्यों ना मैं इसी औषध का कल्प बना के दे दूं, क्यों ना शुद्ध बना के दे दूं, क्यों ना शीत बना के दे दूं, क्यों ना फांड बना के दे दूं। तो मतलब कि चीज वही रही, पर आपने क्या करा, उसकी 5 कल्पनाएं तैयार कर दी, एक द्रव्य की 5 कल्पनाएं आपने तैयार कर दी। तो इसी तरीके से तो आगे देखते हैं। यही पूरी 5 कल्पनाएं हमारे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखते हैं हम भाई बल्य महाकषाय की बात करी है मैंने यहाँ पर केवल। तो अगर हमने वहां से एक ही द्रव्य है, वहां पर चीज वगैरह बहुत सारे द्रव्य हैं, पर हम अश्वगंधा की बात करते हैं, तो अश्वगंधा की ही आप 5 फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। तो एक ही द्रव्य के, एक महाकषाय में 10 द्रव्य है, उसमें एक द्रव्य के आपने 5 फॉर्मुलेशन बनाए। तो अचानक कितना प्रैक्टिकली बिजनेस में दिखा रहे हैं हमें साथ में कि आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और आप अपनी चीजों को, उसी को जो आपको देनी है उसको अन्य रूप बना के दे भी सकते हैं। और आपको एक ही महाकषाय इतना बड़ा व्यापार दे सकता है, आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे इस आगे नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिएगा एक द्रव्य की 5 कल्पनाएं, तो हमारे पास 10 द्रव्य है तो कितनी कल्पनाएं हो गई, 50 कल्पनाएं। और जब हमारे पास में कितने द्रव्य हैं, 50 महाकषाय है, तो एक महाकषाय से 50 कल्पनाएं बन सकती है, तो 50 महाकषाय से 2500 कल्पनाएं बना सकते हैं, जो कि हमारे आचार्य ने 4 चैप्टर में केवल एक अध्याय में बता दिया है कि आप कितना बड़ा बिजनेस अपना आप डेवलप कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी मार्केटिंग भी और कितना अच्छा प्रोफेशनलिज्म हमारे आयुर्वेद में वर्णित किया गया है, ये चीज का व्याख्यान हम चाहे जितना भी कर ले वो कभी कम नहीं होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हाँ, आप पेशेंट आपका हैप्पीली आपकी जो भी कल्पना बनेगी उसको आराम से ले सकता है। तो आपको व्यापार भी मिल गया, पेशेंट को खुशी मिल गई, और आपकी युक्ति आपकी सर्वश्रेष्ठ क्या होती है, सिद्धि स्थापित होती है आपकी युक्ति, और आपको युक्ति मिल गई, आपको सिद्धि मिल गई वहां पर। तो जिस चीज के लिए आपने दिया था वो चीज आपको सिद्ध हो गई। तो ये चीज हम लोगों को देखनी है, जाननी है, पहचाननी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन था बहुत पहले, हम एक इंस्टाग्राम लाइव ले रहे थे, तो एक वहां पर व्यक्ति थे, मैं नाम तो नहीं जानता, उन्होंने मुझे बोला कि आप आयुर्वेद ऐसे फालतू में व्याख्यान करते रहते हैं, आयुर्वेद पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री की देन है। मैंने कहा अच्छा बायोकेमिस्ट्री की देन है, तो बिल्कुल हम इस बात का खंडन करेंगे। तो उन्होंने मुझे लाइव में बताया, तो मैं जस्ट सेकंड में मैंने बताया, क्योंकि मैं एमबीबीएस ड्रॉप करके आया हुआ बंदा हूँ। मैंने 1 साल एमबीबीएस करी थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने आयुर्वेद को पूर्णतः अपनाया, और मैं ये नहीं कहूँगा आयुर्वेद को मैंने पूर्णतः अपनाया, आयुर्वेद आपको अपनाता है और आयुर्वेद ने मुझे अपना लिया। तो मैं आयुर्वेद में जो भी कर रहा हूँ आज इसलिए कर रहा हूँ। तो मैंने आपको कहा कि आप एक यूरिन एनालिसिस का एक प्रैक्टिकल करते हैं, जिसमें कि आप टेस्ट ट्यूब में यूरिन को लेते हैं। तो आपने वो टेस्ट ट्यूब जो ली वो कौन से महाभूत की बनी हुई है, तो मैंने कहा वो पृथ्वी महाभूत की बनी हुई है। उसमें आपने जो जल महाभूत लिया है मूत्र के रूप में, वो आपका जल महाभूत है। आपने वो टेस्ट ट्यूब में जो यूरिन लेने के बाद थोड़ा ऊपर स्पेस खाली छोड़ा, उसको असिस्ट करने के लिए कि क्या होगा, वो आकाश महाभूत स्पेस छोड़ दिया आपने। जिस अग्नि पर आपने उसको जलाया, अग्नि महाभूत आ गया, और जिसकी प्रेजेंस में जलाया वो आपका वायु महाभूत। मैंने कहा पंच महाभूत आपके पूरे के पूरे हमारे बायोकेमिस्ट्री आपसे बनी हुई है, कि हमारा आयुर्वेद आपका बायोकेमिस्ट्री बना पूरा का सिद्ध करता है कि वो नहीं तो मैंने कहा आप मुझे बता सकते हैं क्या है। तो ये तो केवल एक छोटी सी बात थी जो मैंने उनको बताई, इनकी बात को खंडित किया था, पर ये आपको हमें कभी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। पर कभी सिद्ध करने की आवश्यकता पड़े तो हम पीछे नहीं हैं, हम उस सिद्धि के लिए सबसे आगे खड़े हुए हैं और सिद्ध करेंगे। पर सिद्ध तभी करेंगे। आचार्य सुशील बहुत आराम से और बहुत प्यार से बताया है इस चीज को कि क्रियात्मक ज्ञान के साथ साथ में ग्रंथात्मक ज्ञान होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर ग्रंथात्मक ज्ञान लेंगे, क्रियात्मक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और क्रियात्मक करेंगे ग्रंथात्मक नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें दोनों चीजें करनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सबसे बड़ी जो चीज सीखते हैं भगवान शिव से सीखते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को साथ देकर। आजकल हम बहुत ज्यादा डिमोरलाइज होते हैं। अभी इवेंट भी हो रहा है, इसमें बहुत सारी नेगेटिविटी कई लोग देखे होंगे हमारे, और आयुर्वेद में इवेंट हो रहे बहुत बड़ी बात है। तो नेगेटिविटी में मैं यही दिखाऊंगा कि जैसे भगवान शिव है, तो हम देखते हैं कि भगवान शिव की जटा में गंगा विराजती है, और भगवान शिव के मस्तक पर अग्नि विराजती है, यानी कि दोनों चीजें आपस में कैसी है, विरोधी, पर लेकिन कैसे चल रहे हैं, साथ। इसी तरीके से जटाओं के पास ही भगवान शिव जी के चंद्रमा विराजता है, जिसको सोम बोलते हैं, यानी कि अमृत, और कंठ में विष विराजता है। तो यानी कि यहाँ पर भी दो नेगेटिव चीज एक साथ लेके चलते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ो, सर लेके चलते हैं, और इनके एक पुत्र है कार्तिकेय।
उनका वाहन है मयूर। तो सर्प मयूर शाप में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो देख रहे होंगे आप लोग सर्प है और इन्हीं के एक पुत्र हैं आपके गणेश जी। उनका क्या है वाहन? मूषक, चूहा। तो यानी कि भोजन किसका है? सर्प का। यानी कि यहाँ पर भी नेगेटिव चीज एक साथ में। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एक साथ लेके चल रहे हैं। तो कितना बड़ा हमें एक जगह पर रहने का एग्जांपल देने के आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को कैसे एक सकारात्मक सोच में कन्वर्ट करना है और हमें उसको साथ लेके चलना है। हमें किसी को डाउनफॉल ना दिखाते हुए खुद को भी अपफॉल में रखना है और उनको भी अपफॉल में ही दिखाना है कि हम आपसे कम नहीं है किसी भी तरीके से, चाहे वो हमारे आयुर्वेद के व्यक्ति हो या हमारे आयुर्वेद से बाहर के व्यक्ति हो। हमें पेशेंट की काउंसलिंग और पेशेंट के साथ में जो हमारे अदर डॉक्टर्स होते हैं अपने स्ट्रीम्स के, तो उनको भी बताना आना चाहिए कि हमारे शास्त्र करते किस तरीके से। तो ये चीजें हमें सिखाते हैं भगवान शिव और ये आपको शिव जी भगवान से सीखनी भी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कुछ बातें। तो आगे देखिएगा यवागु पढ़ना, चैप्टर नंबर 2। जैसा कि मेरा टॉपिक मैंने आपको बताया था अभी, तो मैंने यवागु पढ़े हैं। तो देखते हैं हम यवागु में, तो आजकल बहुत सारे सैशे आते हैं, छोटे छोटे सैशे आते हैं कि भाई आपके इस चीज के सैशे हैं, मॉडर्न मेडिसिन वाले देते भी हैं, बहुत सारे सैशे बनाए हैं दवाइयों के। तो क्यों ना हम भी अपने यवागु के सैशे बनाएं। अगर किसी को शूल हो रहा है तो क्यों हमें लैक्टोफेनिक देना है, क्यों ना हम उसको पंचकोल यवागु की एक बना के अपना बढ़िया से सैशे बनाए, उसका तैयार करें मार्केटिंग लेवल पर और उनको दें। तो अगर आप इस तरीके से सैशे तैयार करते हैं तो 28 लोगों में यवागु बताई गई है जो आपके आदमी को आवश्यकता होती ही है। कार्श्य रोग, मेदो रोग, स्नेह रोग, रुक्ष करने के लिए। तो मतलब इतनी सारी व्याधियां हैं हमारे पास में, इतनी सारी व्याधियों की इतनी सारी चीजें हैं, तो उनके अगर छोटी छोटी पैकिंग भी आप बनाकर देंगे तो वो भी शायद हमारे आयुर्वेद में आचार्य ने बिल्कुल साथ में सिखाया है कि आप चीजों को लेकर चल सकते हैं और कर सकते हैं। बस करने वाले होने चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। और आजकल हम डिपेंडेंट हो गए हैं, बहुत बुरे बात है। तो डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी कम होनी चाहिए और डिपेंडेंसी अगर है तो वो हमारे पे खुद पे ज्यादा होनी चाहिए, स्वयं पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए। आगे बढ़िए। दूसरा, लास्ट में एक छोटी सी बात, दूसरी चीज जो सीखते हैं वो ये सीखते हैं। जब हनुमान जी लंका पहुंचे और लंका पहुंचने के बाद इन्होंने लंका दहन किया, तो जब लंका दहन किया तो लंका दहन इन्होंने हाथों में नहीं अग्नि लगाई थी। कहां पर अग्नि लगी थी इनको? पूंछ में। तो बात हनुमान जी की पूंछ की हो या फिर हमारे आयुर्वेद की पूंछ की हो, लोगों की हवा टाइट होती ही है, क्योंकि जिसकी पूंछ होती है उससे हवा टाइट दूसरों की होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आज मेरी कोई पूछ करेगा तो लोग मेरे से जलना स्टार्ट कर देंगे। तो लंका को जलाने का काम इन्होंने करा था, बाकी पूछ आपका काम करती है। कैसे? जब ये लंका को जला के आए तो आने के बाद रावण को लगा कि यार इन्होंने तो मेरा ईगो हर्ट कर दिया, इन्होंने मेरी लंका जला दी, तो मैंने तो प्यार से सजाई थी। हालांकि सजाई नहीं थी, वो लोग वरदान मिली थी, भगवान शिव से मांग ली थी उन्होंने। तो जब इनको ये बैठे थे मंथन कर रहे थे समुद्र के पास में, एक शिला पे बैठे थे हनुमान जी, तो रावण ने सोचा कि आज मौका है इनकी पूंछ पीछे पकड़ के उखाड़ देगा, क्योंकि जिसकी पूंछ होती है आज उसको उखाड़ने की कोशिश करता है। तो हनुमान जी मटकते मटकते अपना शिला में बैठे थे, रावण जी मटकते मटकते पहुंचे हनुमान जी के पास, पीछे से पहुंचे और इनकी पूंछ पकड़ ली। अब हनुमान जी तो दिव्य शक्ति है, उन्हें एहसास हो गया कि किसी ने तो मेरी यार मेरे अभिमान वाले अंग को पकड़ लिया किसी ने, और वो हवा में उड़े। अब उड़े तो पूंछ पकड़ बैठी थी रावण ने, रावण भी पीछे पीछे उड़ा। तो पहले तो रावण उस पूंछ को उखाड़ने आया था, और जब उड़ गए तो कह रहा भगवान अब ये उखड़ ही ना, क्योंकि अगर उखड़ी तो कहां से गिरेंगे? ऊपर से नीचे। तो ये बात थी। तो जैसे जैसे बच्चे अपनी जान बचा के वापस आए तो उन्होंने फिर रावण के पास में चतुरंगिनी सेना थी। चतुरंगिनी सेना 4 प्रकार की सेना थी। उन्होंने चारों सेनाओं को कहा कि तुम जाओ और उस वानर की जो है हत्या करके मार कर आओ। तो जब गए चारों तो थोड़ी देर बाद गुप्तचर वापस आए रावण के दरबार में, तो रावण खुश हुआ कि यार बड़ी खुशखबरी लेकर आए। तो बोले कि हाँ भाई वानर खत्म नहीं, ये तो सेना खत्म। सेना कैसे खत्म? कि तुम्हें युद्ध करना नहीं आता, तुम्हें आगे से पीछे से वार करना चाहिए था। या साहब आगे वाले तो थोड़ी देर बचे भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं बच पाए। क्यों? कि पीछे पूछ तो इसलिए उतना भी नहीं बच पाए। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई। फिर रावण के पास में एक और सेना थी, अमर सेना, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो गुप्तचर पहुंचे राम जी के दरबार में, उन्होंने बताया कि कल यहाँ पर युद्ध होगा अमर सेना के साथ में। तो सब चिंता में पड़ गए कि अमर सेना को तो कुछ नहीं कर सकते, मार भी नहीं सकते, क्या करें? रावण जी ने कहा ठीक है भाई भेजो अपनी अमर सेना। राम जी ने कहा चलो देखा जाएगा जो भी होगा। तो अमर सेना आई, हनुमान जी ने फिर कर दिया अपना काम। फिर गुप्तचर पहुंचे, भैया अब तो हो गया होगा, तो अमर सेना भेजी थी। तो गुप्तचर फिर बोले हाँ भैया क्या हुआ? तो गुप्तचर बोले साहब वानर भाई सेना गायब। ये कैसे? कि साहब इस बार कैसे मार दिया? तो मरी नहीं सकती थी। कि साहब उन्हें पूछ में लपेटा ऐसे और उठा के गुरुत्वाकर्षण फोर्स ऐसा भेजा कि बाहर करके गिरे हुए।
ब्रह्मांड में घूम रहे थे, हमें नहीं पता कहाँ घूम रहे थे। तो ऐसी है व्यक्ति की पूछ और हमारे आयुर्वेद की पूछ, आपको उखाड़ने की कोशिश और हमें तोड़ने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, और आपस में ही आयुर्वेद के लोग भी लैब कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा अंदर एक बात लेके जाता हूँ कि आयुर्वेद में हाथ पकड़ने वाले कम और टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा हैं। इस बात का मुझे बहुत लगता है और इस बात को मैं एक्सप्लेन करना है कि कितना अच्छा एग्जांपल हमारे भगवान हमें देके गए हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। दो चीजों में मैंने आपको अपनी संहिता का समझाने का तरीका बताया है और केवल छोटी छोटी बातें बताई हैं। तो आप देखिएगा कि अगर आप संहिता को केवल एक ग्रंथ के तौर पर, इतनी मोटी ग्रंथ के तौर पर ना देखकर आप उसको समझने के वे में लेके चलेंगे तो शायद बहुत अच्छी बात होगी। और जिस दिन अभी सब लोग यूजी लेवल पे, हम भी यूजी लेवल पे हैं, पढ़ते हैं, तो केवल हम एक ही चीज के लिए पढ़ते हैं कि हमें पीजी क्रैक करना है। जिस दिन हमारी अवधारणा चेंज हो जाएगी कि हमें यूजी लेवल पे पीजी क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ना, पीजी पे हम समझ के पढ़ेंगे तब भी क्रैक हो जाएगा, तो उस दिन हम यूजी लेवल पे भी इतना अच्छा पढ़ने लगेंगे कि हम यूजी के बाद में जो हम देखते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा है, हमारे आचार्य ग्रंथ, हमारे जो वैद्य जी ग्रंथ लिख रहे हैं अपने शास्त्रोक्त जो भी योग है लिख रहे हैं, हम लिख ही नहीं पा रहे, कुछ बता ही नहीं पा रहे। तो उस समय पर हम लोग उस चीज को कमांड करना सीख जाएंगे और करना सीख जाएंगे कि हमें भी आता है। और ये चीज अभी केवल पीजी की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो केवल इन स्टाइपेंड है। जिस दिन स्टाइपेंड बंद हो गया तो 80% बच्चे कम हो जाएंगे, पीजी करने वाले, और उस दिन बीएमएस के बाद ही वैद्य बनने स्टार्ट हो जाएंगे लोग बाग। ये बहुत बड़ी बात है और इसको हम देखेंगे समय के साथ में परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन एक छोटी सी सोच में, इतना बड़ा नहीं, पर एक मौका मिला मंच के माध्यम से आपके सामने रखने का, तो मैंने अपनी बात को रखी। तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ अपनी स्लाइड को। धन्यवाद।